अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये तो हम अकोस्टिक न्यूरोमा पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अब इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस पढ़ते हैं। एक बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी भी डिसऑर्डर की जिसमें सिम्टम आ रहे हैं यूनिलेटरल सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, मतलब एक कान का सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है, साथ में टाइनाइटिस है, कानों में घंटी बज रही है, यहाँ पे इम्बैलेंसिंग है, मतलब चलने में मसला आ रहा है, तो आप लोगों के जहन में मीनियर डिजीज़ आ रहा होगा। तो जब उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, तो साथ में आपने एकोस्टिक न्यूरोमा को हमेशा जहन में रखना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमने देखना कि मीनियर डिजीज़ है या फिर कि अकोस्टिक न्यूरोमा है। उसके लिए हम ऑडियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जिसमें हम कोक्लियर लेजन को रेट्रोकोक्लियर लेजन से डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। कोक्लियर लेजन मैंने आपको बताया था, ये मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोकलिया है, उससे कोक्लियर पार्ट निकल रहा है नर्व का, ठीक है, तो इसको कुल मिला के हम कह रहे थे कोकलिया कोक्लियर लेजन इसके अंदर आएगी हमारी, ठीक है, इस पार्ट के अंदर आएगी, थोड़ी सी नर्व इन्वॉल्व होगी, साथ में कोकलिया होगा। फिर उससे आगे जितनी नर्व है जो हमारी ब्रेन स्टेम के अंदर जा रही है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई मसला आता है तो वो होगा रेट्रोकोक्लियर लेजन, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो होगा कोक्लियर लेजन, अगर नर्व के अंदर मसला आ रहा है तो वो होगा रेट्रोकोक्लियर लेजन। तो कोस्टिक न्यूरोमा कौन किस में आएगा? रेट्रोकोक्लियर में आएगा। और मीनियर डिजीज़ किस में आएगा? कोक्लियर में आएगा। और भी मसले मसाइल होते हैं जो कोक्लियर में आ रहे होते हैं, लेकिन हम जनरली कह रहे हैं कि मीनियर डिजीज़ को रेट्रोकोक्लियर से हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिम्टम सेम आ रहे होते हैं मीनियर डिजीज़ के और अकोस्टिक न्यूरोमा के। तो ये 3 टेस्ट होंगे जो कि ऑडियोलॉजिकल टेस्ट है, जो डिफरेंशिएट कर रहे होंगे कोक्लियर को रेट्रोकोक्लियर के साथ, ठीक है। ये पहला टेस्ट आ जाएगा हमारा रिक्रूटमेंट फिनोमेना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर ये अगर मिसाल तौर पर लेंथ है जिसके ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कोक्लिया के अंदर। तो पहले जो हेयर सेल्स हैं वो थोड़ी इंटेंसिटी सुन रहे होंगे, मतलब लो इंटेंसिटी को, फिर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी को, फिर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी को, फिर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी को। तो इस डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि हेयर सेल्स टूट चुके होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे वाले हेयर सेल्स टूट चुके हुए हैं, हेयर सेल्स खत्म हो चुके हुए हैं। अब ये वाली इंटेंसिटी आई है, उन्होंने यहाँ पे फॉल करना था, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे फॉल कर नहीं पाएगी क्योंकि हेयर सेल्स है नहीं, वो यहाँ से जंप करके नेक्स्ट हेयर सेल्स के पास चले जाएंगे। उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी सुन रही थी, तो जो लो इंटेंसिटी आई है पीछे से, वो पेशेंट को हाई सुन रही होगी, मतलब लो इंटेंसिटी का साउंड है, बहुत ज़्यादा सुन रहा होगा, उसको कहते हैं हम रिक्रूटमेंट फिनोमेना। तो वो कोक्लियर पेशेंट के अंदर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, रेट्रोकोक्लियर के अंदर नेगेटिव देखने को मिलेगा। उसके अंदर नर्व है ना, नर्व का कोई मसला चल रहा होगा तो हमें कोई फील ही नहीं होगा कि इंटेंसिटी वगैरह का डिफरेंस आया है, वो तो हेयर सेल्स के डैमेज होने से आ रहा होगा। उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे सीसी टेस्ट, जो शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स टेस्ट है, मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ, जिसके अंदर हम प्योर टोन दे रहे होते हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का उसके अंदर चेंज कर रहे होते हैं और देखते हैं कि पेशेंट गेस कर पाता है कि नहीं कर पाता। जो कोक्लिया का पेशेंट होगा ना, कोक्लियर लेजन का, वो इजीली गेस कर लेगा ड्यू टू रिक्रूटमेंट फिनोमेना, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हुई है, वो यहाँ से जंप करके बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी सुन जाएगी, वो कहेगा आप लोगों ने अभी थोड़ी सी इंटेंसिटी चेंज की है प्योर टोन की। लेकिन जो रेट्रोकोक्लियर का होगा उसके तो अंदर नर्व का मसला चल रहा है, तो वो गेस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल शॉर्ट, मतलब आगे जाके किंग गेस करेगा जब हम बहुत ज़्यादा चेंज कर चुके होंगे इंटेंसिटी को। वो तो नॉर्मल पेशेंट भी गेस कर लेगा कि हाँ आप लोगों ने थोड़ी सी इंटेंसिटी चेंज की है, तो ऐसे ही रेट्रोकोक्लियर के पेशेंट का भी जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चेंज करेंगे तब ही गैस कर पाएंगे, बिल्कुल हल्की फुल्की इंटेंसिटी को गैस नहीं कर पाएंगे। जो कोक्लियर के पेशेंट होंगे वो कर लेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट फिनोमेना देखने को मिल रहा है उनके अंदर। उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करेंगे थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट, ठीक है, ये आपको पता है कि थ्रेशोल्ड वाली फ्रिक्वेंसी हम दे रहे होंगे पेशेंट को और बोलेंगे कि आप लोगों ने ये साउंड 1 मिनट तक सुन रहा है, अगर वो 1 मिनट तक सुन लेता है तो ठीक है, अगर वो नहीं सुनता तो फिर हम 5 डेसिबल इंक्रीज़ करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि 1 मिनट तक सुनो। तो वो जो रेट्रोकोक्लियर के पेशेंट होंगे ना कभी भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनकी जो नर्व है ना वो बहुत जल्दी फटीग्ड हो जाती है। आपको पता है, अगर मिसाल तौर पे ये लेंथ थी नर्व की, ठीक है, तो इतनी नर्व तो ऑलरेडी मसले मसाइल में चल रही है, डैमेज हुई हुई है, ठीक है, ऊपर भी कुछ छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो इस टाइम काम कर रहा है, तो उसे हम कितना सा काम ले लेंगे, अगर उसको 1 मिनट के लिए कंटिन्यूसली साउंड देंगे ना तो वो काम करेगी नहीं, एट द एंड वो कहीं ना कहीं 40 सेकंड पे 30 सेकंड पे आगे कहेगी डाई आउट हो जाएगी, उसको आवाज़ जाना बंद हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा रेट्रोकोक्लियर का मसला चल रहा है। तो जो कोक्लियर का पेशेंट होगा वो कहीं ना कहीं मतलब 5 डेसिबल हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये 5 दफ़ा करने होते टोटल हमने, तो कहीं ना कहीं दो या 3 दफ़ा जब हमने इंक्रीज़ किया ना तो वो सुन ही लेता है 1 मिनट तक वो साउंड को। लेकिन जो रेट्रोकोक्लियर का वो सुन नहीं पाता, तो हमें पता चलता है कि रेट्रोकोक्लियर लेजन चल रही है, हाँ अकोस्टिक न्यूरोमा चल रहा है, इस टाइम मीनियर डिजीज़ नहीं चल रही, ठीक है। उसके बाद हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, वो भी जाके हाइयर फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये हमारी फ्रिक्वेंसीज आ गई हर्ट्स के अंदर, ये हमारे डेसिबल्स आ गए, यानी हमारी इंटेंसिटी आ गई साउंड की। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, मतलब 2000 4000, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हमारी फ्रिक्वेंसीज लो थी तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिल नहीं रहा था, 20 डेसिबल पे 30 डेसिबल पे 40 डेसिबल पे काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब तो 60 70 80 90 तक चल जाएगा काम, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस हाइयर फ्रिक्वेंसीज पे ज़्यादा देखने को मिल रहेगा, तो ये हॉलमार्क होता है अकोस्टिक न्यूरोमा का। उसके बाद स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करेंगे,
तो उसके ऊपर पुअर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। आपको पता है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम 2 वर्ड्स दे रहे होते हैं पेशेंट को कि आपने जब हमने वर्ड आपको सुनाए हैं कान को तो फिर आपने उसको रिपीट करना है। तो हम देखते हैं क्या पेशेंट दोनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाता है, ठीक है। वो सिमिलर वर्ड्स बोल रहे होते हैं, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर तो पेशेंट डिफ्रेंशिएट कर पाए तो उसका स्कोर अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे स्कोर बहुत बुरा आ रहा होता है, पुअर डिस्क्रिमिनेशन स्कोर आ रहा होता है पेशेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक चीज़ देखिएगी कि डिसअप्रोप्रिएट होता है विद प्योर टोन ऑडियोमेट्री। मैं आपको बताया कि इसके अंदर हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं जब, तो पेशेंट का सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे ना तो पेशेंट कहेगा मुझे कुछ सुन ही नहीं रहा, तो हम इसको कहेंगे कि ये ना ये क्या डिसअप्रोप्रिएट हो गया हुआ है, दोनों टेस्ट मैच ही नहीं कर पा रहे। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा था रोल ओवर फिनोमिना की वजह से। मैं आपको बता चुका हूँ ये नर्व है ना, ठीक है, तो इसकी इतनी लेंथ इस टाइम डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल थोड़ी सी लेंथ है जो काम कर रही है, वो कितनी देर काम कर लेगी? अगर उसका ज़्यादा वजन डालोगे, उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज डालोगे, वो डाई आउट हो जाएगी, उसी टाइम कहेगी फटीग्ड होगी, वो कहेगी मैं काम ही नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें ऐसे हो रहा होता है कि मिसाल के तौर पर ग्राफ देखो, आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये स्कोर है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है कि कितने % वर्ड पेशेंट मतलब ठीक बता रहा है। तो वो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर होगा, नीचे हमारे डेसिबल्स आ जाएंगे जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहे होंगे। तो अगर ये कोई कोक्लियर पेशेंट है, कोक्लियर लीजन का पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम डेसिबल्स इंक्रीज कर रहे हैं ना तो उसका स्कोर अच्छा होता जा रहा है। एक लिमिट आएगी, वहाँ पे प्लेटू फेज बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप जितने मर्जी डेसिबल्स इंक्रीज कर लो, ठीक है। लेकिन जब रीटो कोक्लियर का पेशेंट है, उसके अंदर रोल ऑफ फिनोमिना की वजह से उसकी, जो कि आपको बता चुका हूँ, उसकी नर्व डाई आउट हो जाती है, नर्व फटीग्ड हो जाती है। तो जब आप डेसिबल इंक्रीज कर रहे थे प्राइमरीली तो उसका स्कोर अच्छा हो रहा होगा, लेकिन एक स्टेज आएगी कि वो कहेगा कि अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा उसका बुरा हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब नर्व फटीग होगी, जैसे जैसे हम डेसिबल इंक्रीज करते गए तब ये मसला देखने को मिला, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा रोल ओवर फिनोमिना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट करेंगे स्टेपिडियर रिफ्लेक्स टेस्ट, जो आपको मैं बता चुका हूँ, कोस्टिक टेस्ट कह रहे थे जिसको हम, है ना, तो वही वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर डिके टेस्ट देखने को मिलेगा, उसके अंदर हमें स्टेपिडियर रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा जब हम लाउड साउंड दे रहे होंगे पेशेंट को। उसके बाद वेस्टिब्यूलर टेस्ट करेंगे, जो कि हमारे वेस्टिब्यूल को गेस कर रहे होंगे, जो आपको पता है कोक्लियर पार्ट है और वेस्टिब्यूलर पार्ट है। वेस्टिब्यूल में भी स्पेसिफिकली क्या, सेमी सर्को कैनाल्स, आपको कैलोरिक टेस्ट में पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर आपको बताया था कि कान का सुराख है, उसके अंदर गर्म पानी या ठंडा पानी या फिर हवा भर रहे होते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर चेंजेस आए जो सेमी सर्को कैनाल्स हैं। आपको पता है ना, मिडल ईयर के अंदर सेमी सर्को कैनाल नजर आ रही होती है, लेटरल सेमी सर्को कैनाल की प्रोट्यूबरेंस नजर आ रही होती है, ठीक है। उसके अंदर चेंजेस आए जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर निस्टिग्मस देखने को मिले, जो आपको पता है ना, सामने जो ब्लैक पार्ट है, आई बॉल है, ठीक है, वो मूव करता है, इसको हम निस्टिग्मस कह रहे होते हैं, इनवॉलंटरीली मूव कर रहा होता है, कभी लेफ्ट साइड पे कभी राइट साइड पे। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि आप गर्म पानी डाल रहे हो, ठंडा पानी डाल रहे हो, जिसकी वजह से सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से निस्टिग्मस देखने को मिलता है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर ये हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि आपको पता है उसकी नर्व ही पीछे से लिगेन चल रही है, नर्व ही नहीं काम कर रही, रीटोकोक्लियर लिगेन चल रही है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे नहीं हमें। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हम क्यों कर रहे होंगे? मैंने आपको बताया कि जब ये मसला चल रहा होता है कोस्टिक न्यूरोमा, तो ये 7 वाली नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, 5th नर्व को भी इन्वॉल्व करता है मोस्टली, ठीक है। फिर यहाँ फिर 9th 10th या फिर जो 7th नर्व भी मैंने बताई थी, मोस्टली 11th नर्व को भी इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। फिर उन नर्व्स के लिए हम टेस्ट करेंगे क्या वो नर्व्स ठीक है, क्या नर्व जो हमारा न्यूरोमा इस टाइम जो हमारा कोस्टिक न्यूरोमा बना है उससे सराउंडिंग स्ट्रक्चर को तो नहीं इन्वॉल्व किया हुआ, ठीक है। फिर सेरिबेलर फंक्शंस चेक करेंगे कि पेशेंट सही चल पा रहा है, सही बोल पा रहा है, ठीक है, उसकी मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है कि नहीं है। फिर ट्रैक्स चेक करेंगे, जिसमें हम मोटर ट्रैक्स में आपको बताया था ना कि स्पाइनल कोड है, उसके अंदर मोटर ट्रैक्स नीचे जा रहे होते हैं और सेंसी ट्रैक्स जा रहे होते हैं, लॉन्ग ट्रैक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये ट्रैक्स चेक करेंगे, ठीक है, ये तो नहीं हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगी, मतलब जो हमारी स्पाइनल कोड है, सॉरी ब्रेन स्टेम है, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगी ट्यूमर की वजह से, तो ये भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं कोशिक न्यूरोमा में आपको सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। फिर फंडोस्कोपी करेंगे, देखेंगे पेपिलोडीमा तो नहीं हुआ, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जब भी कोई हमारे ब्रेन का ट्यूमर होता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले क्या सिम्टम आ रहा होता है? पेपिलोडीमा। उसके लिए फंडोस्कोपी करेंगे कि पेपिलोडीमा वगैरह तो नहीं चल रहा। उसके बाद हम चले जाएंगे फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट की तरफ। रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी बड़े स्पेसिफिक से होते हैं, जिसके अंदर हम प्लेन एक्सरे वगैरह करते हैं, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर एक्सरे कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ट्यूमर वगैरह गैस कर ले। लेकिन ये अब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, एक्सरे वगैरह नहीं करते, मोस्टली हम कर रहे होते हैं एमआरआई, ठीक है। एक्सरे करते हैं, एक्सरे डिफरेंट प्लेन्स में कर रहे होते हैं, जो इंट्राकैनालिकुलर ट्यूमर होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो ट्यूमर होगा ये उसको नहीं गैस कर पाएंगे एक्सरे वगैरह, तो इस वजह से हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि एमआरआई करो विद गैडोलिनियम कंट्रास्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद सिटी स्कैन आ जाएंगे। सिटी स्कैन भी अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हुए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूमर को ना 80% गैस कर ही लेते हैं सिटी स्कैन भी, और सस्ते भी होते हैं, ठीक है। अगर हम सिटी स्कैन को इंट्राथिकल एयर के साथ करें, इंट्राथिकल होती है, आपको पता है इंट्राथिकल स्पेस है, ये अगर हमारी स्पाइनल कोड है, ठीक है, स्पाइनल कोड के अंदर अगर हमारी सेंटर में नर्व्स जा रही हैं,
तो साइडों पे जो उसकी स्पेस है जहाँ पे हमारा CSF प्रेजेंट होता है उसको हम इंट्राथिकल स्पेस कह रहे होते हैं। अगर इसके अंदर हम हवा भर देंगे, CSF की जगह हवा चले जाएगी तो इमेजिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ट्यूमर को हम अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। तो इंट्रामीटल ट्यूमर भी होंगे ना तो भी पकड़े जाएंगे। आपको बताया ना कि जो मीटल स्पेस है, इंट्रामीटल स्पेस है, जो इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर हमारा ट्यूमर बनता है। मोस्टली पहले तो ट्यूमर वहीं बनता है ना, फिर ही फैलता है। तो अगर उसके अंदर भी ट्यूमर है जो प्राइमरीली स्टेज के ऊपर है तो वो भी हम गेस कर पाएंगे। हमारी अप्रोच यही होती है कि हम ट्यूमर को इंट्राग्रेनिकुलर स्टेज पे ही पकड़ लें, ज़्यादा फैलने से पहले पहले ही उसको रोक दें। और जो हमारी सिटी स्कैन है ना, उन्होंने अब रिप्लेस कर लिया हुआ है न्यूमो इंसेफलोग्राफी, जो कि ना हम न्यूमो से आपको पता रहा होगा कि हवा भर रहे होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, और जहाँ पे CSF वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे हवा भर रहे होते हैं ताकि हमारी इमेजिंग क्लियर हो। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इस वजह से इसको ना हमने अवॉइड कर दिया हुआ है, CT स्कैन ही कर रहे होते हैं। और मायोडिल मिएटोग्राफी भी हमने पहले करते होते थे, इसके अंदर भी यही था कि हम मायोडिल एक कंट्रास्ट मीडियम दे रहे होते थे फिर CT स्कैन कर रहे होते थे। लेकिन ये भी हमने अब अवॉइड करते हैं क्योंकि मायोडिल के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। उसके बाद फिर MRI विद गैडोलिनियम कंट्रास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारा ये हॉल मार्क है, ये हम टेस्ट करते ही करते हैं हमेशा अकोस्टिक न्यूरोमा के लिए। सबसे स्पेसिफिक टेस्ट अगर आपको सबसे स्पेसिफिक टेस्ट यही है, ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम देते हैं हम IV के थ्रू, ठीक है। वो जाके ब्रेन को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर दे देता है, जो हमारा ट्यूमर है बहुत ज़्यादा फिर वाजिया हो जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के वो अलग अलग वाजिया हो जाते हैं कंट्रास्ट मीडियम की वजह से, और जो हमारा ट्यूमर है वो अलग से एक नई पिक्चर प्रेजेंट कर देता है। तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि कोस्टिक न्यूरोमा कहाँ पे है, कितना फैल चुका हुआ है, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का कहोगे ना तो आपने कहना MRI विद गैडोलिनियम कंट्रास्ट है कोस्टिक न्यूरोमा के लिए। उसके बाद वर्टिब्रल एंजियोग्राफी है, आपको नाम से समझ आ रहा है कि वर्टिब्रल वेन्स जो हमारी नेक के अंदर है, ठीक है, वहाँ से हम एंजियोग्राफी करेंगे, वहाँ से हम एंटर होंगे ब्रेन के अंदर, ठीक है। फिर वो हम देख रहे होंगे कि जो आर्टरीज ट्यूमर को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, वो ट्यूमर इस जगह इस टाइम स्पेसिफिकली कहाँ से निकला है और कहाँ पे जा रहा है। ये बेसिकली ना ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे थे कि हम ज़रा कंफ्यूज हुए थे कि हाँ ये ट्यूमर अब सेरिबेलोपोंटाइन एंगल का ट्यूमर है या फिर इस टाइम ये कोस्टिक न्यूरोमा है। सेरिबेलोपोंटाइन एंगल के ट्यूमर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसके अंदर मेनिंजियोमास वगैरह आ जाते हैं, ग्लोमस ट्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम वर्टिब्रल एंजियोग्राफी देखते हैं कि ब्लड वेसल्स निकली कहाँ से हैं। अगर तो निकली होंगी इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर, आपको बता चुका हूँ, वहाँ से ट्यूमर ओरिजिनेट होता है, तो हमें पता चल जाएगा कोस्टिक न्यूरोमा है। अगर स्पेसिफिकली वहाँ से सेरिबेलम से ही निकली होंगी तो हम समझ जाएंगे इस टाइम ये सेरिबेलोपोंटाइन एंगल का ही ट्यूमर है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमने ना इंटरनल वेव लेटेंसी देखनी होती है। ये टेस्ट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसके अंदर हम दो तरह की लेटेंसीज देख रहे होते हैं। एक लेटेंसी होती है जिसको हम एब्सोल्यूट लेटेंसी कह रहे थे, जो कि हमारा गैप था जब हमने टोन दी है और उसके बाद जो फर्स्ट वेव बनी है, ये वाली फर्स्ट वेव बनी है, इसके दरमियान जो गैप आ रहा है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट लेटेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेव 1 से लेके वेव 5 तक जो गैप आ रहा था उसको हम कह रहे थे ये इंटरवेव लेटेंसी है, ठीक है। इंटरवेव लेटेंसी को हम देख रहे होते हैं कि ये अकोस्टिक न्यूरोमा का मतलब हॉलमार्क होता है, अकोस्टिक न्यूरोमा को ये फाइंड कर रहा होता है। हम पहले राइट ईयर का भी करते हैं टेस्ट और फिर लेफ्ट ईयर का भी करते हैं, बेरा टेस्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दोनों कानों का टेस्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो गैप आ रहा है ना, इंटरवेव लेटेंसी गैप आ रहा है, ठीक है, ये इन दोनों को हम मैच कर रहे होते हैं। नॉर्मल ये होता है 1 to 5 के दरमियान 4 मिली सेकेंड का होता है। अगर ये 4.2 मिली सेकेंड भी हो जाए ना, दोनों के दरमियान गैप आ जाए, मतलब राइट ईयर और लेफ्ट ईयर के दरमियान, ठीक है, मतलब कि 0.2 मिली सेकेंड का भी अगर गैप आ जाए ना तो हम कंफर्म हो जाता है कि ये इस टाइम अकोस्टिक न्यूरोमा ही चल रहा है। उसके बाद CSF एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर प्रोटीन्स इंक्रीज हुए होंगे। नॉर्मली हम CSF एग्जामिनेशन नहीं करते क्योंकि आपको पता है उसके अंदर लंबर पंचर करना पड़ता है, तो कोस्टिक न्यूरोमा के अंदर हम लंबर पंचर को अवॉइड ही कर रहे होते हैं। जो ऊपर टेस्ट पढ़ा चुका हूँ वो मोर देन इनफ है, वही टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो हम इजीली डायग्नोस कर लेते हैं कि इस टाइम अकोस्टिक न्यूरोमा ही चल रहा है। उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे। ट्रीटमेंट हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा सर्जिकली रिमूव करना ही होगा कोस्टिक न्यूरोमा को, और सर्जिकली भी ना इसकी डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं। हम मिडल क्रेनियल फोसा को भी अप्रोच कर सकते हैं, मतलब स्कल को ऊपर से रिमूव करें फिर मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर जाएं। आपको पता नहीं, अगर मिसाल के तौर पे हमारा स्कल है, सेंटर में स्फीनॉइड बॉडी होती है, फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारा मिडल क्रेनियल फोसा होता है, तो स्कल को रिमूव करके मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर भी जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डिपेंड करता है कि ट्यूमर इस टाइम है कहाँ पे है, कहाँ तक जा चुका हुआ है। फिर हम ट्रांस लेबरिंथाइन अप्रोच भी कर सकते हैं, मतलब कान के पीछे से जाएंगे इनर ईयर के अंदर, ठीक है। फिर सब ओसिपिटल अप्रोच भी कर सकते हैं, जो हमारा पीछे आपको पता है ना ओसिपिटल बोन है, जो हमारी हेड के पीछे बोन है, उसको काट के हम अंदर जाएंगे, ठीक है। या
फिर कंबाइंड कर लें ट्रांसलैब्रिन्थाइन को सब ओसिपिटल अप्रोच के साथ, हम लोग कान के पीछे से भी जाएं, सर के पीछे से भी जाएं और ट्यूमर को रिमूव कर दें। ठीक है, उसके बाद रेडियोथेरेपी आ सकती है। रेडियोथेरेपी हम उन पेशेंट्स में करेंगे जो सर्जरी को अवॉइड कर रहे होंगे या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो उस पेशेंट के सर्जरी का, हम सर्जरी उस पेशेंट के अंदर कर नहीं सकते तो उसके अंदर हमने अब रेडियोथेरेपी ही करनी है। तो कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी हमेशा अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? आपको पता है कन्वेंशनल वो होता है कि जिसके अंदर हम बीम ले रहे होते हैं, ठीक है, बीम से हम रेज फेंक रहे होते हैं जो कि हमारा ट्यूमर होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपको पता है जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, उसके अंदर कन्वेंशनल जो रेडियोथेरेपी है उसको अवॉइड करना है। तो उसके अंदर ना 3 प्रोसीजर्स हैं। एक आता है एक्स नाइफ सर्जरी। एक्स से मतलब है कि जो एक्स वेव्स होती हैं, जैसे गैमा वेव्स होती हैं ना, वैसे ही एक्स वेव्स की नाइफ सर्जरी करनी है। ये भी ना बहुत स्पेसिफिकली ना लीनियर एक्सेलेटर यूज़ करते हैं जिसको बिल्कुल टारगेटेड मोशन होती है, जिसके अंदर अगर ये हमारा ट्यूमर है ना तो यहाँ पे ही बिल्कुल जाके हमारी रेडिएशन गिर रही होंगी, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को नहीं इन्वॉल्व कर रही होंगी। ठीक है, इस सर्जरी का ये फ़ायदा है। एक सर्जरी ये यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी होती है हमारी गैमा नाइफ सर्जरी। ठीक है, जिसके अंदर कोबाल्ट 60 यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये भी बहुत स्पेसिफिकली ट्यूमर के ऊपर ही एक्ट कर रहा होता है, ट्यूमर को श्रिंक कर रहा होता है। ठीक है, ट्यूमर ज़्यादा फैलता नहीं है, वहाँ का वहाँ ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी बच जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद एक साइबर नाइफ सर्जरी आ जाती है जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं है। रोबोटिक सर्जरी है, रोबोट के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमें साथ साथ में रियल टाइम इमेजिंग मिल रही होती है। रियल टाइम इमेजिंग मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सर्जरी कर रहे हैं, जो जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ में हमें इमेजेस भी मिल रही होती है कि हाँ इस टाइम ट्यूमर इतना श्रिंक हो गया, इतना कम हो गया है। हाँ, हम जो बम्बार्टिंग कर रहे हैं, जो कि मतलब हम रेज की बम्बार्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम गैमा रेज भी हो सकती है, एक्स रेज भी हो सकती हैं। ठीक है, वो परफेक्टली इस टाइम ट्यूमर के ऊपर ही गिर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज सर्जरी है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर अकॉस्टिक न्यूरोमा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं द डेफ चाइल्ड।